हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 प्लानिंग एंड चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि सैंपल पेपर 2024 और 25 में पूछे गए हैं। इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स की है और यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है कि करंट ईयर सैंपल पेपर में इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चंस प्लानिंग से पूछे गए हैं और 7 नंबर के क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजिंग से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 29। एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इस तरह से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर 4 प्लानिंग से। चैप्टर 5 से भी 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 32। एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का, तो इस तरह से 7 नंबर के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से। और साथ साथ ये देखिए कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 2023-24 में जो इन दो चैप्टर्स से पूछे गए थे, वो पूछे गए थे 4 ही क्वेश्चंस, लेकिन प्लानिंग से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर का और ऑर्गेनाइजिंग से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। तो क्वेश्चंस तो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी 4 ही थे और इस साल के सैंपल पेपर में भी 4 ही हैं, लेकिन जो वेटेज चैप्टर वाइज है वो डिफर कर गई। लास्ट ईयर चैप्टर वाइज वेटेज थी 6 प्लस 8 और करंट ईयर सैंपल पेपर में चैप्टर वाइज वेटेज है 7 प्लस 7। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं और पैटर्न डिस्कस करते हैं तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। जो 2023 और 24 का सैंपल पेपर है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो सारे क्वेश्चंस हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, वो मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं और साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन टिप्स भी बता रखी हैं। आज की वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से केस स्टडीज ज्यादा आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस लास्ट ईयर एक एक नंबर के थे और 2 क्वेश्चंस 6-6 नंबर के हैं। तो ज्यादातर आप यही पैटर्न देखेंगे कि इस साल भी जैसे 2 क्वेश्चंस प्लानिंग से आए हैं, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, और चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से भी 2 क्वेश्चंस आए, एक 6 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स। तो करंट ईयर 2024 और 25 से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन और आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं और उससे हमें ना सिर्फ पैटर्न पता लगेगा बल्कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 32, जो इस कंबाइंड वॉल्यूम से 4 क्वेश्चंस इस साल के सैंपल पेपर में दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और आप ये देख सकते हैं कि है तो ये 1 नंबर की, लेकिन ये पूरी केस स्टडी है और केस स्टडी का सबसे पहला रूल होता है कि हम सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं ताकि उस लाइन के हिसाब से हम केस को रीड करें और फिर सही आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस which was not properly performed in the previous season but has been duly performed for the upcoming season। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और उसके स्टेप की बात हो रही है जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक ऐसा स्टेप हमें इस केस स्टडी से ढूंढना है जो कि प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ था और अब वो सही तरह से परफॉर्म हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 ही स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और चौथा होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये चारों ही स्टेप्स हमें 4 अलग-अलग ऑप्शंस में दे रखे हैं और इन ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। चलिए पूरी केस स्टडी को रीड कर लेते हैं और रीड करते टाइम हम जो कीवर्ड्स हमारे सामने आएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उनको भी अंडरलाइन करते रहेंगे। Jasmine Ahluwalia is a manager of an artifacts museum's marketing team responsible for promoting exhibitions and events. In the previous season, she defined the total work of managing the events into
graphic designing, registration inquiries, bill payments, etc. in order to facilitate specialization. However, instead of allocating the work, she has assigned each team member the full responsibility of managing the promotion of an entire event. In spite of holding regular team meetings to take the feedback, Jasmine found problems throughout the event season in the quality of graphic design, registration inquiry, bill payments, etc. For the upcoming event season, Jasmine has decided to divide these responsibilities on the basis of her observation of the areas in which the individual team members have excelled in the previous season and allocate the roles based on their skills and competencies. तो पूरी केस स्टडी में देखिए एक प्रीवियस सीजन की बात हो रही है और एक अपकमिंग इवेंट सीजन की बात हो रही है। तो प्रीवियस सीजन में जैस्मीन ने डिपार्टमेंटलाइजेशन तो कर दी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए थे, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंक्वायरीज, बिल पेमेंट्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। लेकिन उसके बाद क्या किया था कि हर एक डिपार्टमेंट को पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी टू मैनेज द प्रमोशन ऑफ द इवेंट। इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को अलग अलग काम असाइन नहीं किया था। लेकिन करंट सीजन में जैस्मीन ने क्या करा, शी डिवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द एरियाज इन विच द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स हैव एक्सेल्ड। अब उसने काम को डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर। तो अपकमिंग सीजन में जैस्मीन क्या कर रही है, शी इज असाइनिंग द ड्यूटीज प्रॉपरली, जो कि उसने प्रीवियस सीजन में नहीं की। तो यहाँ पर हमारा क्लियर ऑप्शन ये है कि ऐसा स्टेप जो जैस्मीन ने पहले सही से परफॉर्म नहीं करा था पर इस सीजन में सही से परफॉर्म किया है, वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें चॉइस भी है। एक क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। और जब मैंने आपको बताया था कि वर्ड होता है स्टेट, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 1.5 नंबर का आपको सिंगल यूज प्लान के बारे में बताना है और 1.5 नंबर का आपको बताना है स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। तो अगर आप एक एक लाइन में इन दोनों प्लान्स को स्टेट कर देंगे और इसके एग्जांपल्स दे देंगे, देन यू विल परफेक्टली स्कोर 3 आउट ऑफ 3। उसके बाद चॉइस का क्वेश्चन देखिए, स्टेट हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू रिजिडिटी। तो यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 लिमिटेशंस पूछी गई हैं, तो इसी तरह से आपको रिड्यूसेस क्रिएटिविटी 1.5 नंबर की और लीड्स टू रिजिडिटी ये भी 1.5 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है। अब कहने को तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से आपको पॉइंट्स में इसका आंसर लिखना है। और जो टिप्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, जिसमें मैंने बताया था कि व्हेनेवर यू स्टार्ट द आंसर फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू हैव टू स्टार्ट विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो जब आप आंसर 21 लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन यूज करेंगे, जिसमें आप लैंग्वेज यूज करेंगे द सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेटेड एज फॉलोज। तो इस तरह से आप इस लैंग्वेज से अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे। और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। पहले आप उसमें यहाँ पर लिख दीजिए सिंगल यूज और फिर आप लिख दीजिए स्टैंडिंग प्लान्स, और फिर एक पॉइंट आप सिंगल यूज का बताइए, एक पॉइंट स्टैंडिंग प्लान्स का बताइए और फिर इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल आप बता दीजिए। तो आप एक लाइन में स्टेट करिए दैट सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर द वन टाइम इवेंट और द प्रोजेक्ट, दे आर यूज्ड ओनली वंस। और फिर आप उसके एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं दैट बजट्स एंड प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूज प्लान्स। फिर आप स्टैंडिंग प्लान्स को स्टेट करेंगे that standing plans are those plans which are repeatedly used by the business. So these plans are developed once but they are modified by the organization time to time. और फिर आप उसके examples mention कर देंगे, policies, procedures, rules and methods are the examples of the standing plans. तो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए मेंशन करना स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स का।
तो दो दो लाइनों में आप इन दोनों प्लान्स को स्टेट कर देंगे विद द एग्जाम्पल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चॉइस में क्वेश्चन है जो कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन है। तो ये अगर आपको आंसर करना है तो इसके लिए भी आप कैसे लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इस तरह से आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर भी आप टेबुलर फॉर्म में दो लिमिटेशन मेंशन कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, और उसके बाद दूसरी लिमिटेशन दे रखी है लीड्स टू रिजिडिटी। तो इस तरह से आप ये पहले दोनों लिमिटेशन मेंशन कर देंगे, दो पॉइंट्स आप एक लिमिटेशन के लिख देंगे, दो पॉइंट्स आप दूसरी लिमिटेशन के लिख देंगे। यूजेस क्रिएटिविटी में आप एक्सप्लेन कर देंगे कि प्लानिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट करती है, और वंस वो डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, उसके बाद जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको उसमें चेंजेस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट इज डिसाइडेड फॉर देम। इसीलिए प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। दूसरे पॉइंट में आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबॉर्डिनेट्स को दे दिया गया है, तो सबॉर्डिनेट्स को वही मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, उनको अपने सजेशंस देना अलाउ नहीं होगा, और वो किसी भी तरह से प्लान से डेविएट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली एक्सरसाइज होती है, तो आप पहले पॉइंट में लिखेंगे कि planning involves huge cost and it involves huge time. So once the plans are made, if they are to be modified, you need to again incur the huge cost and the huge time. तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है दैट सच ए ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम नीड्स टू बी इनकर्ड, इसीलिए प्लानिंग से क्या होता है, रिजिडिटी क्रिएट होती है। और दूसरे पॉइंट में फिर से आप एग्जांपल दे सकते हैं कि प्लान्स जो हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। तो अगर टॉप मैनेजमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर लेवल को 3 महीने में कोई टारगेट अचीव करने को कहा है, तो वो लोअर लेवल को 3 महीने में ही अचीव करना पड़ेगा। वो उसका टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिसाइड टू कंप्लीट इन 4 मंथ्स और बिफोर दैट। तो क्योंकि प्लानिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली एक्सरसाइज है, इसीलिए उसमें चेंजेस बहुत मुश्किल होते हैं, और जिसकी वजह से प्लानिंग में आ जाती है रिजिडिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका छोटा क्वेश्चन भी है 3 नंबर का, तो भी आप कोशिश करिए कि उसे टेबुलर फॉर्म में परफॉर्म करिए और उसके बाद उसको पॉइंट्स में लिखिए, जैसा मैंने आपको बताया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, जो कि अगेन प्लानिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया कि प्लानिंग से है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये केस स्टडी है, और क्योंकि केस स्टडी है तो हम पहले इसकी लास्ट लाइन पहले पढ़ लेंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि प्लानिंग से क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने केस स्टडी पढ़ ली है। लेकिन जब आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह का फंक्शन है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको उस फंक्शन के फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। और क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें 4 फीचर्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इस केस स्टडी से आइडेंटिफाई करके। सो लेट्स रीड द केस स्टडी नाउ। कि सबसे पहले तो केस स्टडी पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से फंक्शन की बात हो रही है, और फिर उस फंक्शन से रिलेटेड हम 4 फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। When Chandrasekhar Shukla returned to India after completing a certificate course in food quality assurance and quality control from Netherlands, he was convinced that he would fulfill his grandfather's dream of converting their 58-acre land into a fertile farm. He started by setting out specific goals and laid down related activities to be performed to achieve the goals. Soon he launched his own company, Food and Agribusiness Solutions Private Limited. He sought to ensure that the future events effectively meet the best interest of the company. He prepared an annual statement of production and sales based on the sales forecasting. He noticed that the farmers grew only paddy, due to which the land remained idle for the 8 to 9 months of the year.
He identified and assessed the various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining month of the year. Through his accurate vision, judgment, and systematic thinking, based on the analysis of the facts, he prepared the scheme to the farmers where both paddy and vegetables could be grown. तो केस स्टडी पढ़ते टाइम साथ साथ आप देखिए कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स साथ में अंडरलाइन कर दिए। सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स, फ्यूचर इवेंट्स, फोरकास्टिंग, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, विजन, जजमेंट, सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं प्लानिंग से रिलेटेड। तो फंक्शन बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें कि ये प्लानिंग फंक्शन है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं 4 फीचर्स। तो अगेन हम लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द 4 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, हम इस तरह से लिखेंगे, द 4 फीचर्स ऑफ प्लानिंग आइडेंटिफाइड in the above case study are stated and explained as follows। तो यहाँ पे explain word है, तो जो 4 फीचर्स हैं वो आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने होंगे। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे 4 फीचर्स जो हैं वो लिख देंगे और राइट हैंड साइड पे जो जो वर्ड्स हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करे हैं उसकी मदद से आप इन फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने अंडरलाइन करा था सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स। तो सबसे पहला फीचर हम यहाँ पर प्लानिंग का लिख सकते हैं, दैट प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ये एक फीचर हमने प्लानिंग का पढ़ रखा है और चाहे तो आप लाइंस भी कोट कर सकते हैं कि ही स्टार्टेड बाय सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स। इस लाइन से आपने ये फीचर आइडेंटिफाई करा और फिर आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं या स्टेट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक गोल्स आर सेट अप इन द प्लान्स सो दैट दे कैन बी अचीव्ड बाय अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज टू परफॉर्म दीज गोल्स। उसके बाद आप सेकंड फीचर ऑफ प्लानिंग लिखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में देखने को मिल रहा है, that he ensures that the future events effectively meet the best interest of the company। तो इस लाइन से कौन सा फीचर हमारे सामने आ रहा है, that planning is futuristic। तो आधा नंबर तो आपको आइडेंटिफिकेशन का मिलेगा और उसके बाद कैसे ये फ्यूचरिस्टिक है एक लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। वी कैन नॉट प्लान वॉट एवर हैज हैपेंड, planning is always related to the future and therefore planning is forward looking or planning is futuristic। तो इस तरह से आप सेकंड फीचर लिख के ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक की कोट करके सेकंड पैराग्राफ में सेकंड फीचर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिए कि आगे हमने पढ़ा प्लानिंग के बारे में कि चंद्रशेखर शुक्ला ने देखा कि 8 से 9 महीने तक जो लैंड है वो बेकार रहता है, तो उसने वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करे जिससे कि लैंड को थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल किया जा सके। और ये ऑल्टरनेटिव्स इसीलिए डिसाइड किए जाते हैं ताकि इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो सेलेक्ट किया जा सके। तो प्लानिंग का एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है दैट प्लानिंग इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यहाँ से आप लाइंस कोट करके लिख सकते हैं, वैसे लाइंस कोट करने का इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, फिर भी आप लाइंस कोट कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्लानिंग में किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं कि पहले वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं, फिर इन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। इस तरह से प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये थर्ड फीचर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि चौथा फीचर आप लिखेंगे प्लानिंग का जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थ्रू हिज एक्यूरेट विजन, जजमेंट एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन द एनालिसिस ही प्रिपेयर्ड द स्कीम्स वेयर बोथ पैडी एंड वेजिटेबल्स कुड बी ग्रोन। तो प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग जो है वो एक थिंकिंग एक्टिविटी है। प्लानिंग के लिए बहुत सारी इमेजिनेशन, जजमेंट, सिस्टमैटिक थिंकिंग पावर्स चाहिए होती हैं। तो ये फीचर आप एक्सप्लेन करेंगे, लाइंस कोट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप एक लाइन में बताएंगे कि प्लानिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इट्स नॉट अ डूइंग एक्टिविटी, इट इज अ थिंकिंग एक्टिविटी, बिकॉज इसमें फ्यूचर अजम्पशंस लगाई जाती हैं और फ्यूचर अजम्पशंस की बेसिस पे स्वॉट एनालिसिस करके प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है।
तो लास्ट पैराग्राफ से हमें ये फीचर देखने को मिला दैट प्लानिंग इज अ थिंकिंग एक्टिविटी एंड इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो जो केस स्टडी में आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं उन्हीं कीवर्ड्स से आप ये सारे फीचर्स लिखेंगे और फिर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। दो तरह से आप आंसर कर सकते हैं। पहले तो आप ये लिख सकते हैं दैट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग दैट आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अबव केस स्टडी आर एज फॉलोज। आप पहले सारे फीचर्स लिख दीजिए। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, इट्स पर्पसफुल, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए दो दो लाइनों में। या फिर आप टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहाँ फीचर लिखिए, फिर उसकी लाइन कोट कीजिए, फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा फीचर लिखिए, लाइन कोट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा फीचर लिखिए, लाइन कोट करिए और एक्सप्लेन करिए। तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो बेटर प्रेजेंटेशन मानी जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई केस स्टडी नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, बेसिस दे रखे हैं। तो जब आपको बेसिस दिए होते हैं तो आप अपनी मर्जी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन्हीं बेसिस की फॉर्म पे आपको दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप लिखेंगे आंसर नंबर 32, जिसमें आप लिखेंगे द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर आर डिफरेंशिएटेड एज फॉलोज। तो उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे आप बेसिस लिखेंगे। फिर उसके बाद एक जगह आप लिखेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक जगह आप लिखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बेसिस आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे हैं। तो नंबर 1 बेसिस आपको दे रखा है फॉर्मेशन की बेसिस पे। तो फॉर्मेशन जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे फॉर्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट्स या प्रोडक्ट्स। उसके बाद नंबर 2 बेसिस आपसे पूछी गई हैं स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है और डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्योंकि पूरा का पूरा डिवीजन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज इजी टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद फोर्थ बेसिस है मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट होती है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, और हर फंक्शनल मैनेजर जो है वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में इजी होती है मैनेजरियल डेवलपमेंट क्योंकि ऑटोनॉमी होती है और जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट में, उससे मैनेजरियल डेवलपमेंट होती है। अनदर बेसिस इज कॉस्ट। तो कॉस्ट की बेसिस पे हम देखते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो लेस कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पर सेम रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जाता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं उनका ड्यूप्लीकेशन होता है। हर एक डिपार्टमेंट को अपने अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो ये ज्यादा कॉस्टली होता है। और लास्ट बेसिस हमसे पूछी गई है कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह के स्ट्रक्चर में ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगी और किसमें कम कोऑर्डिनेशन होगी। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन है वो डिफिकल्ट होती है क्योंकि अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इजी होती है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आसान हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये 6 बेसिस लिखकर और दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर का हर एक पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर आप 6 के 6 पॉइंट सही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद चॉइस में क्वेश्चन देखिए,
Delegation helps a manager to extend his area of operations, as without it, his activities would be restricted only to what he himself can do. In the light of above statement, explain how effective delegation helps the organization in achieving the objectives. तो सिंपल ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है कि आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन बतानी है और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के भी आप 6 पॉइंट्स लिख देंगे. दैट the effective delegation helps the organization in achieving the objectives because of the following. तो आप यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के पहले, और उसके बाद आप इन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे. चाहे आप टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे आप पहले पॉइंट्स लिखकर फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं. और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप सिर्फ हेडिंग्स ही लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे और हेडिंग्स आपकी सही है तो 6 में से 3 नंबर आपको यहीं पर मिल जाएंगे. डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स. दैट डेलीगेशन हेल्प्स इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द मैनेजमेंट हायरार्की, इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन. तो सारे पॉइंट्स यहाँ लिखकर, और जब आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो जो पहला पॉइंट होगा उसको भी आप नंबर 1 और नंबर 2, अगर मान लीजिए कि आप ये बता रहे हैं कि डेलीगेशन हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो उसे भी आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं करेंगे. आप एक पॉइंट में लिखेंगे कि कैसे उससे मैनेजमेंट इफेक्टिव होती है. एट when the managers delegate the work, when they share the work with their subordinates, they can concentrate on the important matters. एक पॉइंट में आपने ये लिख दिया, दूसरे पॉइंट में आप ये लिख देंगे क्योंकि मैनेजर्स जो है वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वो अपने रूटीन मैटर्स जो हैं वो डेलीगेट कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स को, जिससे उनका बर्डन भी कम हो जाता है. तो इस तरह से मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाती है. तो इसको भी आप 2 पॉइंट्स में लिखेंगे. फिर उसके बाद मान लीजिए आपने सेकेंड पॉइंट लिखा, दैट डेलीगेशन बिकम्स द बेसिस फॉर मैनेजरियल हायरार्की, तो उसको भी आप 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे. एक पॉइंट में आप लिखेंगे कि डेलीगेशन से सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, एक चेन क्रिएट हो जाती है. और दूसरे पॉइंट में आप लिख देंगे कि इस चेन से जो है डिफरेंट लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे मैनेजमेंट हायरार्की बन जाती है. तो आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन लिखनी है, पैराग्राफ्स में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है. तो 6 हेडिंग्स, और जो एक्सप्लेनेशन है उन 6 हेडिंग्स की वो भी 1-2 पॉइंट्स करके आप एक्सप्लेन करेंगे. तो इस तरह से आप डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे. तो जो 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से ये 1 नंबर की केस स्टडी थी. और क्वेश्चन नंबर 29 जो कि 4 नंबर का था, ये भी एक केस स्टडी थी. और उसके बाद ये 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. तो बच्चों आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए कि इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन दोनों चैप्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस या केस स्टडीज हमसे पूछी जा सकती हैं, और हमें लॉन्ग क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स से पूछे जा सकते हैं, जिस तरह का पैटर्न हमने इस साल के सैंपल पेपर में भी देखा और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर में भी देखा था. और इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, खासतौर से डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ प्लान्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, इन सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने केस स्टडीज और कीवर्ड्स के साथ ये सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रखे हैं. इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें for preparing all your confusing topics not only related to planning and organizing. तो चैप्टर्स 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस इस साल के सैंपल पेपर के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ. चैप्टर्स 9 एंड 10 जो कि सेकेंड बुक है, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. और आज हमने डिस्कस कर लिए चैप्टर्स 4 और 5 के भी क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट वॉल्यूम के क्वेश्चन आंसर्स जो कि हैं चैप्टर 6, 7 एंड 8, इसके नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी with the useful tips. So see you next time with a discussion of question and answers related to chapter 6, 7 and 8, so that we can prepare these chapters accordingly for the board exams 2025. So goodbye, stay healthy and connected.